आई का वैल्यू ग्रेटर देन 1 आएगा। अपन कहेंगे ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ इसका मॉलिक्यूलर मास जो था वो नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट था बिफोर एडिशन। और जब इसमें ऐड करेंगे तो ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब दो अलग-अलग पार्टिकल। मतलब पहले बड़ा पार्टिकल था, अगर डिसोसिएट होंगे तो छोटे-छोटे दो पार्टिकल बन जाएंगे। तो छोटे-छोटे दो पार्टिकल का मास तो कम ही होगा। तो अपन इसको ऐसे लिख देंगे, I इज इक्वल टू होता है मॉलिक्यूलर मास जो नॉर्मल होता है और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल होता है। ये I का वैल्यू है मॉलिक्यूलर वेट से अगर कोरिलेट करना है तो अपन कहेंगे ठीक है, H2 में आपने दे रखा है द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। मुझे अल्फा कैलकुलेट करना है H2 में। द परसेंटेज ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, मुझे इलेक्ट्रोलाइट गिवन है XY2 और इसका नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट गिवन है मुझे, नॉर्मल है, नॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट इज 164 और ये इलेक्ट्रोलाइट है जिसमें n का वैल्यू 3 है। ये n का वैल्यू 3 ना, क्योंकि ये 3 पार्टिकल्स देगा। Water, if observed by measuring the elevation and boiling point is this much, और observed molecular mass मतलब abnormal molecular mass वो absorbed होता है। So observed molecular mass जो है abnormal molecular mass वो अपन को given है 66.4, वो छोटा molecular mass है ना, 65.6 given है मुझे। तो ठीक है, I will be equal to 164 divided by 65.4। लो भाई I आ गया, I आ गया। अल्फा आपने पूछा, लो भाई अल्फा आ गया। अब किसी को डाउट है तो बताओ। आई आ गया, अल्फा आ गया। किसी को डाउट नहीं? तो अब मैं आगे देखता हूं, ठीक है, हो जाएगा, ठीक है। अब पार्ट 2 में G2 पूछा है मुझसे, ठीक है भाई। अब पार्ट 1 में कोई मतलब डाउट नहीं है, पार्ट 2 में आपने G2 पूछा था मुझसे, तो मैं पार्ट 2 का G2 देख लेता हूं। पार्ट 2 में H3 भी है और G2 भी है, ठीक है। मैं H3 भी बताता हूं और G2 भी बता देता हूं। G2 में अपन को गिवन है, ये पार्ट 2 का G2 लिख रहा हूं मैं, ठीक है, करके बता देता हूं। Consider the binary mixture of volatile liquids if XA is equal to this, ठीक है भाई। मुझे ये बाइनरी लिक्विड गिवन है, A और B का, दो का लिक्विड गिवन है ये पर है, और इसमें मुझे XA गिवन है 0.4, तो अपन को पता है XB is equal to 0.6। इसमें PA नॉट मुझे गिवन है दैट इज 300 एंड PB नॉट मुझे गिवन है दैट इज 800। तो अपन इसमें PM कैलकुलेट कर लेते हैं, मतलब P आइडियल कैलकुलेट कर लेते हैं। अगर इसमें P आइडियल कैलकुलेट करेंगे और ऑब्जर्व्ड वेपर प्रेशर मुझे गिवन है 580, ये ऑब्जर्व्ड है, ये आइडियल है। तो आप इससे आइडियल कैलकुलेट करो और आइडियल में P आइडियल इज इक्वल टू कितना होगा, दैट इज 300 into 0.4 PA नॉट into XA प्लस PB नॉट into XB। PB नॉट कितना, 800 into 0.6। तो आइडियल कितना आ जाएगा अपने पास, ये सब कैलकुलेट करके बता सकते हैं, 120 प्लस 480, 600 आया। P observed, P ideal is greater than P observed, मतलब नेगेटिव डेविएशन। और अगर ऑब्जर्व वेपर प्रेशर कम हो गया, मिक्स करने के बाद कम हो गया, तो नेगेटिव डेविएशन। और जब नेगेटिव डेविएशन होता है तो अपन को ये जो ऑप्शंस गिवन है ना अपन को चार, इनमें से जरा ढूंढो ना किसमें नेगेटिव डेविएशन आ सकता है। इनमें से किसमें नेगेटिव डेविएशन हो सकता है, जरा बताओ। पहले वाले में क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, ये तो क्लास में एक्सप्लेन किया आपने, दैट आंसर इज ए। दूसरा वाला आइडियल, थर्ड वाला आइडियल, फोर्थ वाला भी आइडियल, हो गया, बड़ा इजी था। चल जी के बाद H3 पूछा, G1 भी पूछा। अभी पार्ट 1 ना सोते सोते जाग रहे हैं, तो मैंने पहले कहा था जल्दी फटाफट पूछो, तब तक अपन फिर उसमें चेक कर रहे थे। अब ये वाला जो है ना G1 वाला, पार्ट 2 का G1 पूछा नहीं, पार्ट 1 का है। पार्ट 2 का H3 भी पूछा है। चलो भाई पार्ट 2 का H3 देखते हैं। H3 में गिवन है, if molecular mass normal is the if m normal is
ये देखो ना, आई अभी अपन ने लिखा था, एम नॉर्मल डिवाइडेड बाय एम एबनॉर्मल, ये अपन को पता है। सो H3 में आपको गिवन है, H3 आपने पूछा है कि इफ m normal is the normal molecular weight and alpha is degree of dissociation for this compound, the compound is this। और अगर इसको डिसोसिएट करोगे तो मैंने कहा था स्क्वायर ब्रैकेट डिसोसिएट नहीं होता है, इट इज K पॉजिटिव प्लस FeCN होल 6 हो जाएगा, ये बनेगा, मतलब टोटल पार्टिकल हो जाएंगे 3 + 1, ये n का वैल्यू हो गया अपने पास। तो उसने कहा कि if m normal is the molecular mass of K3 FeCN whole 6, then abnormal molecular mass of the complex in this is, मेरे ख्याल से अपन कर लेंगे। तो ये पूछा है, I अपन को पता है क्या होता है, सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं, I इज इक्वल टू हो जाएगा 1 + n-1 into अल्फा इज इक्वल टू मॉलिक्यूलर मास नॉर्मल और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास एबनॉर्मल। ये पूछा है अपन से, तो क्या करें अपन, आई का वैल्यू डिवाइड कर देते हैं, अपन को गिवन तो है ये, तो m तो अपने पास 4 गिवन है, सो 1 प्लस ये 4 - 1 3 अल्फा इज इक्वल टू आ जाएगा अपने पास एबनॉर्मल डिवाइडेड बाय m एबनॉर्मल। बता सकते हैं ना अपन एबनॉर्मल कितना होगा, इसको डिवाइड क्रॉस मल्टीप्लाई करो और बता दो। अब पार्ट 1 में भी पूछा है, पार्ट 1 में चलते हैं भाई अपन, क्योंकि पार्ट 1 भी पूछा है अभी भी। अब भाई देख लो, मतलब एक बार अच्छे से देख लो, किसी को अगर पार्ट 1 में डाउट होगा ना तो अभी पूछ लेना बेटा। एबनॉर्मल मींस ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल में ऐसे थोड़ी होगा, अच्छा सर देखो ये एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है। अब एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है मतलब जैसे होना चाहिए, नॉर्मल बिहेवियर होना चाहिए वो नहीं कर रहा है ये, दैट इज एबनॉर्मल। तो एबनॉर्मल का मतलब या तो डिसोसिएट होने के बाद जो मास बचा या फिर एसोसिएट होने के बाद, क्योंकि आई तो अपन को डिसोसिएट या एसोसिएट बताएगा। अगर कोई डिसोसिएशन एसोसिएशन नहीं तो ये 1 होगा, नॉर्मल एबनॉर्मल एक जैसा। अगर डिसोसिएशन हुआ तो ये ग्रेटर देन 1 होगा, तो इसका मतलब है नॉर्मल है, तो ये एबनॉर्मल का मास छोटा रहा होगा, डिसोसिएट। आपने पूछा मुझे जीवन, जीवन में मुझे गिवन है आइडियल सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग 30 ml ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड 50 ml ऑफ एसीटोन। बताओ भाई, एक बात बताओ, मेरे पास CHCl3 और मेरे पास एसीटोन है, ये 30 ml है, ये 50 ml है, इन दोनों को मिक्स करूंगा तो नेगेटिव डिविजन आएगा। अगर आइडियल सॉल्यूशन होता तो 50 ml आता, तो V टोटल क्या लिखो, इन दोनों से प्लस आएगा, ये ऑब्जर्व जो होगा वो छोटा होगा, व्हाट इज सो V टोटल 80 आना चाहिए, मतलब V आइडियल। अगर नेगेटिव डेविएशन होगा तो इनमें अट्रैक्शन ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम छोटा हो जाएगा, ये ऑब्जर्वेशन। F5 की बात करेंगे अपन, F G, अच्छा F ऊपर आएगा, F5 की बात करेंगे, ठीक है। F5 में we'll write that vapor pressure of benzene and toluene. इन दोनों का वेपर प्रेशर ऑफ दिस एंड दिस मिक्सचर एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड, ये 50 डिग्री सेंटीग्रेड पे इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं, 180 XB प्लस 90, इस इक्वेशन को फॉलो करेंगे, where XB is mole fraction of benzene, ये बेंजीन और ये टॉल्यून है, XB is mole fraction of benzene, इसके लिए XB गिवन है अपन को, इसके लिए XT ले लेते हैं। A solution is prepared by mixing, मैंने इसको नंबर ऑफ मोल्स इसके 12 ले लिए और इसके मोल्स मैंने NT8 ले लिए, टॉल्यून के मोल्स मेरे पास 8 है। And if the vapor pressure over this solution is removed, अब ये कह रहा है कि ये solution बनाओ
और ये मेरे पास बी और टी का सोल्यूशन है, और यहाँ पर वाई बी और वाई टी होगा। मेरे पास यहाँ पर पी ए नॉट, पी बी नॉट और पी टी नॉट गिवन है मुझे। एक्स बी और एक्स टी मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ क्योंकि मोल्स गिवन है, और इस इक्वेशन को फॉलो करते हैं तो अपन को पता है फॉर प्योर बेंजीन, अगर बेंजीन प्योर है तो एक्स बी विल बी इक्वल टू 1, तो पी बी नॉट मतलब अगर इसको 1 लिखूंगा तो इट विल बी 270 mm आएगा। For pure toluene, I will write that XB is equal to 0. So PT will be equal to, अगर ये 0 हो जाए तो 90 mm, ये लिख लूंगा मैं। मेरे ख्याल से ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होगा जिसको अब आगे कैलकुलेट करना नहीं आएगा। उसमें अपन से क्या गिवन है वो देख लेते हैं, क्योंकि आपको ये दोनों गिवन है, आप पीएम ऑफ द मिक्सचर कैलकुलेट कर सकते हो। अब वो कह रहे हैं कि जो यहाँ पर वेपर्स थे ना, ये वाले वेपर्स, इन वेपर्स को आप कंडेंस कर लो, इसको कंडेंस कर लो। तो अपन को पता है यहाँ वाई है, वाई, यहाँ वाई बी और वाई टी होगा। सो मुझे गिवन है इफ द वेपर्स ओवर दिस सॉल्यूशन आर रिमूव्ड एंड कंडेंस्ड इनटू द लिक्विड, इनको अपन ने लिक्विड में कन्वर्ट कर लिया, एंड अगेन बॉट इनटू द वेपर स्टेट, इनको वापस वेपर में लेके गया, तो इधर वाई ए डैश होता है, इधर वाई बी डैश होता है, ये आपने बता रखा है। So if the vapors over this solution is removed and condensed into the liquid and again brought to the temperature 50 degree centigrade, मतलब वापस वेपराइजेशन किया, what would be the mole fraction, मतलब मुझे आप yp डैश पूछ रहे हो कितना होगा। मेरे ख्याल से शायद ये कोई होगा जो नहीं कैलकुलेट कर पाएगा, क्योंकि अपन ने तो 2-3 बार कंडेंस करके देखा था क्लास में। कंडेंसेशन, डिस्टिलेशन, कंडेंसेशन, फिर वेपराइजेशन, डिस्टिलेशन, वेपराइजेशन, डिस्टिलेशन, ऐसे अपन ने काफी टाइम किया। कर लोगे? F5 जिसने पूछा था वो कर लेगा ना? ठीक है। अब I2 पार्ट 1 का I2, पार्ट 1 के I2 में अपन को गिवन है पार्ट 1 के I2 में गिवन है द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इज गिवन टू मी। मुझे CaNO3 twice ऐसे गिवन है। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट इन द डाइल्यूट सॉल्यूशन कंटेनिंग, मेरे पास इसका एक सॉल्यूशन है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिसमें इसका वेट गिवन है 7 का per 100 gram of water, और weight of मुझे given है solvent that is 100 gram of water, तो Ma मुझे given है that is 18 grams, is 70%, मुझे इसका अल्फा given है that is 70%, so 0.7। इसका मॉलिक्यूलर मास मुझे given है, मैं कैलकुलेट कर लूंगा। एक नाइट्रेट मतलब 48 प्लस 14 होगा, तो एक नाइट्रेट होगा कितना 62, तो 62 प्लस 62 प्लस 40 164 इसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ये मुझे गिवन है। If the vapor pressure of water at boiling point, मतलब मुझे PA0 गिवन है, PA0 मुझे गिवन है 100 डिग्री पे, that is 760 ml। कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, मेरे ख्याल से हर कोई कर सकता है, मुझे नहीं लगता कोई ऐसा होगा जो इसे नहीं कर सकता। अपन को क्या करना है, PA0 minus PS divided by PS is equal to NB upon NA। NB में आपको मल्टीप्लाई करना होगा I से, और I अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। N का वैल्यू 3 है, 3 पार्टिकल बनेंगे ना जब डिसोसिएट होगा, तो N का वैल्यू 3 है और अल्फा अपन को 0.7 गिवन है, तो I अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। 1 plus N is 3 minus 1 और अल्फा 0.7 है, अपने पास आंसर आ गया, वो कर लेगा, ठीक है, चलेगा। तो ये अपने पास गिवन था, और आप बता दो अगर कोई डाउट है तो। मेरे ख्याल से अब कोई डाउट नहीं, कर लेंगे अपन। दैट इज एवरीबॉडी गॉट इट। तो फिर मैं इसको हटा रहा हूं और आगे अपन डिस्कस।
लास्ट टाइम वी हैव कंप्लीटेड दैट ओस्टवाल्ड-वर्गर मेथड। हमने ओस्टवाल्ड, हाँ, बाइसाइक्लो कंपाउंड का नेमिंग में प्रायोरिटी किसको देंगे, लॉन्गेस्ट चेन को या फिर बाइसाइक्लो कंपाउंड? लॉन्गेस्ट चेन कहां से आ गया? मतलब बाइसाइक्लो कंपाउंड है, लॉन्गेस्ट चेन देते हैं, मेरी समझ में नहीं आई ये बात। मतलब कंपाउंड लिखो और मोबाइल पे डाल दो ग्रुप में। मतलब लॉन्गेस्ट चेन बनाओ, बाइसाइक्लो को, एक तो साइक्लिक बना रहे हो, बाइसाइक्लो और चेन भी बना रहे हो। तो मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हो। क्योंकि बाइसाइक्लो कंपाउंड में तो मैंने आपको क्लियरली बताया था क्या करना है। अपन लास्ट टाइम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे, तो दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी अपन को डिस्कस करना है। अपन ने रिलेटिव फ्लोवरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कस किया था, तो अभी अपन डिस्कस करेंगे एलिवेशन एंड बॉइलिंग। इन बॉइलिंग डेल्टा टीबी से अपन डिनोट करते हैं उसे। चलो भाई देखते हैं व्हाट इज एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट। बाइसाइक्लो वाला कंपाउंड आप एक दो कंपाउंड लिख के आपको जो दिमाग में आ रहा हो वो लिख देना, मैं क्लास में बता दूंगा। एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट में अपन क्या करेंगे, अपन लिखेंगे ऐसे। वी नो दैट बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अगर आप मुझे कोई लिक्विड दे दो और कहो सर इसका बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करके बताओगे, मुझे नहीं पता कौन सा लिक्विड, लेकिन आपने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट बताओ इसका कितना होगा, तो मैं इसको हीट करूंगा। तो मैं तुमसे ये जरूर पूछूंगा कि जरा बता दो कि एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, बाहर प्रेशर कितना है, तो मैं बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट करूंगा। तो अपन से कहा गया बाहर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, तो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं। तो मैं चेक करूंगा जब ये वेपराइजेशन होगा तो इधर जो वेपर प्रेशर बनेगा ना, इंटरनल वेपर प्रेशर, किसी को भी हमें तब तक हीट करना होता है टू गेट द बॉइलिंग पॉइंट व्हेन अंटिल वी गेट दैट कि द एक्सटर्नल प्रेशर इज इक्वल टू इंटरनल प्रेशर। मतलब जैसे ही इंटरनल वेपर प्रेशर इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, विल से दैट द लिक्विड बॉइल्स। सो एट बॉइलिंग पॉइंट पी इंटरनल जो होता है दैट इज इक्वल टू पी एक्सटर्नल। तो मुझे बाहर प्रेशर आप बता दो, तो जैसे ही अंदर उतना प्रेशर आएगा जिस टेम्परेचर पे इसके बराबर प्रेशर अंदर जनरेट होगा, हम बता देंगे दैट टेम्परेचर इज बॉइलिंग पॉइंट। दैट इज हाउ वी कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट। अब अपन कहेंगे ठीक है, वी गॉट दैट। मुझे एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात करो। सिंस अपन बहुत ज्यादा फेमिलियर होते हैं वाटर से, थोड़ा वाटर से ही ले लेते हैं अपन। मेरे पास वाटर है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं। मेरे पास वाटर है, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है दैट इज टी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट, अपन को पता है गिवन होगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। अगर इसमें आप नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करोगे, तो इसमें नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट ऐड करेंगे अगर अपन, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, इसका वेपर प्रेशर, जो वेपर प्रेशर होगा इसका वो थोड़ा कम हो जाएगा। अपन को पता है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज independent of surface area, not the solution, and this is a solution. तो सॉल्यूशन में सॉल्यूट जो होता है कुछ ऐसे सरफेस एरिया कवर करेगा, तो अपन कहते हैं वेपर प्रेशर डिक्रीजेस। इफ द वेपर प्रेशर डिक्रीजेस और बाहर पी एक्सटर्नल था, पहले जब हमने सॉल्यूट ऐड नहीं किया था तो वेपर प्रेशर प्योर वाटर का इंटरनल और एक्सटर्नल इक्वल था। व्हेन द सॉल्यूट इज एडेड, वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस। अगर ये डिक्रीज होगा तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑन एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, अगर ये प्योर सॉल्वेंट है, अगर मैं सॉल्यूट ऐड करूंगा तो अपन कहेंगे पहले मेरे पास ये पी नॉट था,
अब अगर अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे तो अपन कहेंगे यहाँ पर वाटर है और सॉल्यूट अगर आपने ऐड कर लिया इसमें तो कुछ सरफेस एरिया ऐसे ऑक्यूपाइड होंगे तो यहाँ पर पीएस हो जाएगा। तो ये वेपर प्रेशर जो होगा दैट विल बी लेस देन वेपर प्रेशर ऑफ राइट ना इज ग्रेटर देन पीएस ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट। इधर पी एक्सटर्नल इज ग्रेटर देन पी ए नॉट अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, अपन को क्या करना होगा कि अगर इस सोल्यूशन को ना दिस इज अ सोल्यूशन, अगर मुझे सोल्यूशन को बॉयल करना है तो मुझे इन दोनों को इक्वल लाना होगा। तो ठीक है, आपको टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तो T ऑफ सोल्यूशन विल बी ग्रेटर देन 100। तो इसको बॉयल करने के लिए जितना टेम्परेचर आपको इंक्रीज करना पड़ा वो डिपेंड करेगा कि कितना ज्यादा आपने सोल्यूट ऐड किया। अगर ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे तो ज्यादा डिफरेंस होगा इसमें, तो ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा फिर इसको बॉयल करने के लिए। This difference in temperature is called elevation and boiling point. This difference in temperature is called elevation and boiling point. So अपन लिखते हैं delta TB is equal to होता है that is the difference, the boiling point of the solution minus the boiling point of solvent. This is delta TB. और वो डिफरेंस जो होता है वो डिपेंड करता है कि कितना कंसंट्रेशन, जितना ज्यादा सोल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा इसका कंसंट्रेशन होगा, जितना ज्यादा कंसंट्रेशन होगा उतना कम वेपर प्रेशर होगा, जितना कम वेपर प्रेशर होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा वापस बॉईल करने के लिए सॉल्यूशन को। दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। तो अपन कहेंगे ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर से डील कर रहे हैं तो अपन को मोलारिटी से डील करना पड़ेगा, बिकॉज मोलारिटी इज द कंसंट्रेशन टर्म व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। तो अपन लिखेंगे भाई डेल्टा टीबी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलारिटी। So delta TB will be equal to, that is the constant Kb into molarity, where Kb is called molar elevation constant. Kb is called molar elevation constant. It is different for different, its value is different for different liquids. Its value is different for different liquids. तो डिफरेंट लिक्विड के लिए इसकी वैल्यू डिफरेंट होगी, राइट? इट्स वैल्यू विल बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट लिक्विड्स। सो इट इज कॉल्ड मोलर एलिवेशन कांस्टेंट, या फिर अपन इसे, क्योंकि टेम्परेचर से जो स्टडी, हायर टेम्परेचर पे जो स्टडी होता है उसको अपन कहते हैं बुलियोस्कोपिक। तो अपन इसको बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। जो हायर टेम्परेचर पे स्टडीज होते हैं उनको अपन बोलते हैं बुलियोस्कोपिक स्टडीज, तो अपन उसे बुलियोस्कोपिक कांस्टेंट भी बोलते हैं। हम चाहें तो के बी को कैलकुलेट भी कर सकते हैं। के बी इज इक्वल टू होता है दैट इज आर टीबी स्क्वायर इंटू मॉलिक्यूलर वेट डिवाइडेड बाय 1000 into delta H of vaporization. R is gas constant, यहां पर R जो होगा वो गैस कांस्टेंट होगा। TB is boiling point of pure liquids, of pure liquid. M is molecular weight of liquid, molecular weight of liquid, and delta H is delta H of vaporization, that is enthalpy of vaporization. 1 मोल को वेपराइज करना है तो कितना एनर्जी रिक्वायर्ड होगा ऑफ वेपराइजेशन, that is the Kb value we can write. So
दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द डेल्टा टी। अब इसमें अगर सॉल्यूट कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो हमें इसको मल्टीप्लाई भी करना होगा, मतलब डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम तो है, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट होगा तो ये कैलकुलेट कर रहे थे ना हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन अगर पार्टिकल का नंबर बढ़ेगा तो इसका वैल्यू बढ़ेगा और कम होगा तो इसका वैल्यू कम होगा, बिकॉज डेल्टा टी बी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। Vapor pressure is not a colligative property, but relative lowering in vapor pressure is a colligative property. ठीक है, तो we can write that इसको तो हटा देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है अपन को। तो अगर अपन चेक करें डेल्टा टीबी क्या होता है, तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम, मोलालिटी होता है डब्ल्यू बी अपॉन एम बी मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइडेड बाय डब्ल्यू। अभी मोलालिटी का बहुत सारा फॉर्मूलाज लिखा अपन ने, मोलालिटी के अपन ने बहुत सारे फॉर्मूले लिखे हैं, अपन को पता है। तो मोलालिटी का मैं फॉर्मूला कुछ भी यहां लिख सकता हूं, इन टर्म्स ऑफ वेपर प्रेशर भी लिख सकता हूं क्योंकि ये पी नॉट है। तो मोलालिटी आपकी मर्जी, आप जिस टर्म में लिखना चाहें आप लिख सकते हैं, क्योंकि मोलालिटी अपन ने ऐसे भी लिखा हुआ है। तो डिपेंडिंग ऑन द डाटा, मतलब मोलालिटी को अपन ने वेपर प्रेशर से भी लिखा हुआ है, रिलेटिव लवरिंग एंड वेपर प्रेशर। तो हमारी मर्जी जो गिवन, क्योंकि वेपर प्रेशर तो चेंज हो ही रहा है ना, तो अपन उससे भी कैलकुलेट कर सकते हैं मोलालिटी, जो मर्जी चाहे अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। अब मैं एक क्वेश्चन दूंगा, calculate the elevation and boiling point when, ये लिख लिया ना आपने तो फिर मैं बोलूंगा, अगर लिख लिया तो मैं क्वेश्चन को बोलूंगा। ठीक है, कैलकुलेट द एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट when 9.5 gram of, calculate the elevation and boiling point when 9.5 gram of MgCl2 is added. 9.5 gram of MgCl2 is added. MgCl2 is added. MgCl2 is added to 200 gram of water. gram of water. The degree of dissociation of MgCl2 is the degree of dissociation of MgCl2 is 80%. Kb for water is, इसका यूनिट बताओ, Kb का यूनिट बताओ भाई। तो ठीक है अपन लिख देते ना इसको, तो डिफरेंस है इसलिए डिग्री सेंटीग्रेड भी लिखो तो भी चलेगा, और ये मोलालिटी है तो पर मोलल कर देते हैं। अगर मोलल को लिखना है तो अपन केजी पर वो मोल्स पर केजी लिख सकते हैं इसको, इसको केल्विन भी लिख सकते हैं और डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि डिफरेंस है ना। तो केबी का यूनिट ये हो जाएगा, तो दिस इज द केबी फॉर वाटर दैट इज गिवन।
ग्रुप पे डालो। हो गया 0.676। देखो भाई अपन को आंसर है, तो मैं कैलकुलेट करके देखूं, बिल्कुल करके देखो। चलो देखते हैं इसको हटा। अभी अपन क्या करेंगे ना, अपन को ऐसे करेंगे, डेल्टा टीवी कैलकुलेट करना है आपने, MgCl2 अल्फा कैलकुलेट कर लिया, 1 + 3 - 1 into 0.8, तो ये 1.6 है, 2.6 2.6 into 0.52 into WB कितना कम है, 9.5, मॉलिक्यूलर मास इज 95, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 1000 और डिवाइड बाय कितना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दिया था आपने, 200 ग्राम, ठीक है भाई। यह तो डेल्टा टीबी विल बी इक्वल टू 2.56, इसको 2.6 को ना 1.3 कर देते हैं अपन, इसको ऑलमोस्ट 0.5 करके, 1.3 into 0.1 into 5 ना, तो ये 0.5 हो जाएगा, तो 1.3 into 0.5 हो जाएगा, तो इसका भी आधा कर देते हैं, मतलब इट इज अराउंड 0.65। लो भाई मेरा आंसर आ गया। नहीं 0.77 तो नहीं आएगा, 0.65 के आसपास होना चाहिए, अपन ने कोई मतलब ज्यादा राउंड ऑफ नहीं किया, ये 0.02 का ही तो राउंड ऑफ किया, उससे ज्यादा नहीं किया मैंने राउंड ऑफ। अगर 0.77 का हो गया तो थोड़ा ज्यादा लिखा, ठीक है 0.07676, ठीक है, चलेगा चलेगा। एवरीबॉडी गॉट इट ना, किसी का डाउट है तो बता सकते हो। एक और क्वेश्चन करेंगे फिर अपन आगे चेक करते हैं, और इसमें अगर कुछ और एक्सप्लेन करना है तो मैं करूंगा। लिखो ऑन डिसॉल्विंग, इसमें मैं डिसॉल्व करूंगा, मेरे पास एक दूसरा क्वेश्चन बोल रहा हूं मैं, अब मैं ऐसे डायग्रामेटिकली नहीं समझाऊंगा, अब तो आपको ये भी हटा दिया मैंने, चलो आपने सब्स्टिट्यूट तो कर लिया होगा। ऑन डिसॉल्विंग 3.24 ग्राम ऑफ सल्फर, on dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, on dissolving 3.24 gram of sulfur in 40 gram of benzene, 40 gram of benzene, no, 40 gram of benzene, boiling point of solution is higher than that of benzene by, boiling point of solution is higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. Boiling point of solution is higher than that of benzene by 0.81 Kelvin. Kb for benzene is 2.5. Kelvin kg per mole.
व्हाट इज मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर? आप कैलकुलेट करके बताओ। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ सल्फर?
एसिड तो आया। एक्चुअली थोड़ा-सा वो आजकल कोरोना-वोरोना बहुत चल रहा ना, तो कुछ किसी-किसी की खबर आ जाती है, इसको ये हो गया, उसको वो हो गया, तो थोड़ा डिस्टर्ब हो गया मैं आज, इसलिए मैं चला गया था। हुँ, ठीक है, देखो अगर मुझे मन नहीं करेगा तो मैं क्लास नहीं लूँगा, मैं बंद करूँगा। मैं इसको कम्पेन्सेट कर लूँगा। और जैसे नैतिक थोड़ा परेशान है कि बड़ी क्लास के लिए, तो मैं बड़ी क्लास में कन्वर्ट कर लूँगा तुम्हारी क्लास को। ठीक है, मैं थोड़ा-सा और एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अब मेरा थोड़ा-सा मूड खराब है बहुत ज़्यादा। तो बेटा मतलब अगर ज़रूरत पड़ेगी तो अपन बंद भी कर सकता हूँ मैं, हैं? अगर मन नहीं करेगा तो मैं नहीं पढ़ाऊँगा। मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो गया हूँ। क्योंकि घर में भी कुछ ऐसे ही हो गया सब माहौल, है ना? एनवायरनमेंट ऐसे ही हो जाता है थोड़ा। जेपीएन सर ठीक है, वो भी हॉस्पिटलाइज़्ड है बेटा, वो भी एक मूड खराब है 2 दिन से, जेपीएन सर का भी बेटा। 2 दिन से जेपीएन सर भी हॉस्पिटलाइज़्ड हैं, कल सुबह से। इसलिए भी बहुत मूड खराब है जेपीएन सर को लेके भी ना, है ना? कल एक्चुअली सुबह रोज़ ही क्लास होती है बेटा, कल भी मेरी क्लास है, नहीं तो मैं बड़ी क्लास ले लेता। मैंने लेकिन तुम लोगों ने कहा है ना, मैं कुछ ना कुछ कर लूँगा बीच में, मतलब अपन बड़ी क्लास कर लेंगे, मैं देख लेता हूँ। मैं अरेंज कर लूँगा लेकिन, हो जाएगा। चलो, थैंक यू पार्थ, बोल रहा है बट सब ठीक हो जाएगा सब, आप चिंता मत करो और जेपीएन सर का भी ठीक हो जाएगा। मतलब सुबह तक वो ठीक थे और नेक्स्ट वीक में ट्राई करूँगा मैं बड़ी क्लास लेने का, नहीं तो अपन किसी और दिन मैं बता दूँगा इसमें। मैं वैसे चेक तो करता रहता हूँ तुम्हारा टाइम टेबल और बड़ी क्लास में ले लूँगा, जब भी वैसे वैसे होगा तो। अभी मैं थोड़ा-सा और मतलब बताता हूँ आपको, उसके बाद आप सॉल्व करना, फिर नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आपको, जैसे देखो जैसे अपन कह रहे हैं ना कि अपने पास वेपर प्रेशर और टेम्परेचर वाला जो ग्राफ होता है, एक बार अपन ने ड्रॉ किया हुआ है टेम्परेचर वाला। हाँ, 20 दिन के बाद अच्छा जेपीएन सर ने एडीएस सर ने बोला है। अब पीसीसी 1 में तो उनका बहुत ज़्यादा हो गया है जीओसी। आज उन्होंने क्योंकि लगभग 4 आवर्स पढ़ चुके ना वो जीओसी। उनका बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता मतलब तुम लोग क्यों पीछे जा रहे हो? उनका 4 आवर्स के आस-पास आज मॉर्निंग तो 3 आवर्स पूरा कंटीन्यूअसली उनका जीओसी हुआ। तुम लोग पीछे क्यों जा रहे हो वो समझ में नहीं आ रहा, जबकि दोनों एक साथ ही शुरू किए। अगर मुझे लगेगा ना, तो मैं बड़ी क्लास आपको मर्ज करके डाल दूँगा बड़ी क्लास। फिर अपन पढ़ लेंगे, डाउट डिस्कस अलग-अलग कर लेंगे। नहीं, मैं पीछे नहीं होने दूँगा लेकिन, चिंता मत करो। मैं पीछे नहीं होने दूँगा, मैं कर लूँगा बेटा। चिंता मत करो आप, मैं कर लूँगा। ठीक है? अपन ऐसे करते हैं। मैं कर दूँगा, आप बिल्कुल चिंता मत करो, है ना? उनको स्टॉप करके तुम्हारे आगे ले आऊँगा, ऐसे ही कुछ करूँगा। ठीक है? या तुम लोगों को इक्वल करके ना कुछ-कुछ ओसी वाला पार्ट अपन या फिजिकल वाला एक साथ कर लें या ओसी वाला एक साथ कर लें, कुछ-कुछ ऐसे कर लेंगे अपन। टाइम पे हो जाएगा, चिंता मत करो, सिलेबस हो जाएगा। अच्छा देख, वेपर प्रेशर वाला ग्राफ अपन ने ऐसे बना रखा था कि भाई वेपर प्रेशर ऐसे होता है। मान लेते हैं ये 1 एटमॉस्फेयर है, ये 1 एटीएम है, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये प्रेशर था और 1 एटमॉस्फेयर आता है तो अपन कहते हैं वो बॉइलिंग पॉइंट है। तो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट ये रहेगा। अब अपन को सबको पता है कि भाई अगर ये टेम्परेचर है और ये वेपर प्रेशर है, अगर अपन इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर हमेशा डिक्रीज होगा। तो ग्राफ फिर ऐसे बनेगा। क्योंकि अगर अपन सॉल्यूट ऐड करेंगे किसी भी टेम्परेचर पे, इधर भी ऐड करोगे तो वेपर प्रेशर सॉल्यूट ऐड करने से सॉल्वेंट में वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है और वेपर प्रेशर डिक्रीज होगा तो फिर वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा लाइक दिस, फिर वो एक्सपोनेंशियल कर्व आता है। तो अगर ये सॉल्वेंट के लिए जिसका वेपर प्रेशर ज्यादा था और ये सॉल्यूशन है जिसका वेपर प्रेशर कम था, तो इसके लिए तो 1 एटमॉस्फेयर इस टेम्परेचर पे आ गया और इसके लिए 1 एटमॉस्फेयर थोड़ा ज्यादा टेम्परेचर पे आएगा, दैट इज द टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन। तो ये जो डिफरेंस होता है ना ऑन एडिशन ऑफ सॉल्यूट, क्योंकि जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा वेपर प्रेशर कम होगा, फिर अपन इंक्रीज करेंगे तो ऐसे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन होगा। तो अपन इसको लिख सकते हैं डेल्टा टीवी, दिस इज डेल्टा टीवी। भाई ये वेपर प्रेशर ऑफ इधर वेपर प्रेशर अपन ने सॉल्यूशन का डिक्रीज हो गया तो अपन फिर एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करेंगे तो इधर 1 एटमॉस्फेयर आया इस टेम्परेचर पे। तो सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट तो कम था लेकिन सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा क्योंकि उसका 1 एटमॉस्फेयर ज्यादा टेम्परेचर पे आएगा।
दैट इज कॉल्ड एलिवेशन बॉइलिंग। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। सिमिलरली जैसे हमने एलिवेशन पढ़ा वैसे ही अपन डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट भी पढ़ सकते हैं। डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट वो डेल्टा टी एफ होता है, डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट, डेल्टा टी एफ दैट इज डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट। मैं इसको हटा देता हूं। अपन को डेल्टा टी भी पता है, जितना ज्यादा सॉल्यूट ऐड करोगे उतना कम वेपर प्रेशर होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज होगा, वो अपन ने चेक किया। फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब हो गया कि देखो, अब फ्रीजिंग पॉइंट देखो, पहले तो अपन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे अपन को बॉइलिंग पॉइंट समझ में आया, वैसे अपन ग्राफ में सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के स्लोप सेम है, हाँ बता सकते हैं अपन सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के स्लोप सेम होंगे, राइट। तो अपन क्या कहेंगे इसमें, दोनों में अपन लिखेंगे कि देख भाई, अगर मान ले मेरे पास वाटर है, अगर मेरे पास वाटर है, अपन वाटर अननोन सॉल्वेंट ले लेते हैं, जैसे वाटर है, वाटर मेरे लिए अननोन सॉल्वेंट था, मैंने वाटर ले लिया, लिक्विड वाटर मेरे पास है। मैं क्या करूंगा, इसमें 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, यहां भी 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, इसका टेम्परेचर डिक्रीज करूंगा, तो टेम्परेचर का डिक्रीज करूंगा तो वाटर मॉलिक्यूल आपस में क्लोज पैकिंग होगी, क्लोज पैकिंग होगी तो इट विल गेट कन्वर्ट इनटू आइस। तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे व्हाट विल हैपन, लिक्विड वाटर एंड आइस विल बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट at 0 degree centigrade. It is not that keep your ice will be present at 0 degree. Below 0 degree centigrade, जितना ज्यादा आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड से कम करोगे उतना ज्यादा इक्विलिब्रियम आइस की तरफ जाएगा और वाटर कम होगा। So at 0 degree centigrade, the liquid water and the ice will be in equilibrium state. The liquid water and the ice will be in equilibrium state. अगर आप टेम्परेचर को कम करोगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट हो जाएगा, अगर टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो रिएक्शन इधर शिफ्ट हो जाएगा। That is how it exists. But at the freezing point, there is a liquid ice equilibrium or liquid solid equilibrium. अपन इसे बोल सकते हैं कि that is a equilibrium of liquid and solid. ये ऐसे इक्विलिब्रियम होता है। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, मतलब हमें ये पता चल गया कि मतलब एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड आइस मतलब वाटर में क्लोज पैकिंग हो जाता है। सो वी गॉट दैट। अब अपन कहेंगे ठीक है, आपने कहा कि भाई यहां पर मेरे पास वाटर गिवन है और 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे अपन कहेंगे यहां पर ये T इज इक्वल टू 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, दैट इज फॉर द सॉल्वेंट। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो सॉल्वेंट है। अब वो अगर सॉल्वेंट है तो अपन उसमें लिख सकते हैं दैट इज यहां पर आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम होगा, ये अपन को पता है। और अगर इसमें अपन ऑब्वियसली बात है इधर ये आइस और वाटर का सॉल्यूट, अगर इसमें सॉल्यूट ऐड करेंगे, बी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट अगर अपन ऐड करेंगे, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, तो अब सॉल्यूट ऐड करोगे तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम होता है। तो रिएक्शन विल शिफ्ट, जैसे अपन ने सॉल्यूट ऐड किया, मान लो अपन ऐसे बना देते हैं कि मेरे पास वाटर था, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तो जब हम फ्रीज करते हैं ना किसी को, तो फ्रीज करने का मतलब है लिक्विड पार्टिकल्स आपस में क्लोज पैक हो जाएंगे एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अगर अपन सोल्यूट ऐड करेंगे, यहां पर मान लो अपन ने सोल्यूट ऐड कर दिया और फिर अपन को फ्रीज करना है, मतलब अब इनको क्लोज लेके आना है, तो अब ये सोल्यूट बीच में आने की वजह से इनको पास नहीं आने देगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा, इनकी काइनेटिक एनर्जी और कम करनी पड़ेगी ताकि ये और पास आ जाए। तो काइनेटिक एनर्जी कम करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर -1 डिग्री या -2 डिग्री सेंटीग्रेड ऐसे लेके आना पड़ेगा, मतलब कम करना पड़ेगा, टेम्परेचर 0 से कम करना पड़ेगा वाटर। तो क्योंकि सॉलिड पार्टिकल थोड़ी फ्रीज होता है, फ्रीज तो लिक्विड सॉल्वेंट को फ्रीज करना है हमें, तो जैसे बॉइलिंग पॉइंट में भी अपन ने कहा भाई सॉलिड थोड़ी बॉयल होता है, बॉयल तो सॉल्वेंट होता है, ऐसे इसमें ये तो ऑलरेडी सॉलिड है, तो इसको फ्रीज करना है तो हमें टेम्परेचर और कम करना पड़ेगा। ये अपन ऐसे बोल सकते हैं, जब सॉल्यूट डालेंगे तो रिएक्शन जो है वाटर की तरफ चला जाएगा, अगर वाटर की तरफ जाएगा कोई भी सॉल्यूट ऐड करने से, जैसे अपन ने नमक डाल दिया मान लो, अपन को
होता है, हिमालयाज में अपन कई बार सुनते हैं। और रोड पे जब बर्फ डिपॉजिट हो जाती है हिमालयस रोड पे, तो फिर वहां पर अपन क्या करते हैं, वहां नमक डाल देते हैं रोड पे। नमक डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है। नमक के डालने से वाटर फ्रीज नहीं हो पाता है। तो फ्रीजिंग पॉइंट अब वो 0 पे फ्रीज नहीं होगा, डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ नमक दैट इज सॉल्ट, उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाएगा। क्योंकि अगर हम सॉल्यूट डालेंगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, वाटर की तरफ हो जाएगा, तो वो मेल्ट होके दूर हो जाता है। अब वो मेल्ट अपन इतना नमक डालेंगे कि भाई वो -10 तक फ्रीज ना हो, तो अपन एक अमाउंट में नमक डालेंगे ताकि -10 तक फ्रीज ना हो। अपन कैलकुलेट भी कर सकते हैं कि कितना ऐड करें कि -10 तक फ्रीज ना हो। तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, रिएक्शन इक्विलिब्रियम तो आइस से लिक्विड की तरफ आ गया, तो लिक्विड से वापस आइस की तरफ ले जाने के लिए सॉल्यूशन को, क्योंकि अब तो आइस और वाटर का इक्विलिब्रियम है और इसमें सॉल्यूट है NaCl है, तो अपन क्या करेंगे, इसको अगर NaCl ऐड करने से रिएक्शन इधर शिफ्ट हो गया, तो वापस ले जाने के लिए जो टेम्परेचर होगा दैट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा दैट विल बी लेस देन 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ये सॉल्वेंट था, एयर सॉल्वेंट, जिसमें अपन इसको 0 डिग्री सेंटीग्रेड बोल रहे थे। ये प्योर सॉल्वेंट था। तो जितना ज्यादा आप सॉल्यूट ऐड करोगे उतना ज्यादा ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, ये भी रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा, तो आपको उतना ही ज्यादा कम टेम्परेचर करना पड़ेगा, डिक्रीज करना पड़ेगा टेम्परेचर, सो दैट कि वो फ्रीज हो जाए। अगेन वी विल राइट दैट the depression and freezing point, मतलब अपन ने लिखा that delta TF will be equal to, that is proportional to the difference in temperature. So temperature किसका ज्यादा है दोनों में से, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट का टेम्परेचर अपन लिखेंगे माइनस टेम्परेचर ऑफ सॉल्यूशन, ये डेल्टा टी होता है। and that will be proportional to, because ये तो इक्वल लिखेंगे अपन क्योंकि हमने तो सिर्फ डिफरेंस लिखा, that will be equal to the molality of solution, ये मोलालिटी लिख लेंगे। तो डेल्टा TF will be equal to KF into M, the molality। आई इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे अपन क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल डिक्रीज और इंक्रीज होंगे, वो अपन को चेक करना पड़ेगा कि नंबर ऑफ पार्टिकल इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, उससे अपन चेक कर लेंगे। तो डेल्टा TF will be equal to this, the same concept, we'll say that डेल्टा, यहां पर KF जो होता है is called मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज वो अगर ये मोलल मतलब 1 होगा और ये भी 1 होगा तो ये दोनों बराबर होंगे, इसलिए अपन डिप्रेशन कांस्टेंट बोल रहे हैं अपन, मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट, ठीक है, दैट इज कॉल्ड द मोलल डिप्रेशन कांस्टेंट। और द स्टडीज एट लोअर टेम्परेचर इज कॉल्ड क्रायोस्कोपी, दैट इज कॉल्ड क्रायोस्कोपिक, so this is also called cryoscopic constant, and its value is different for different solvents. Its value will be different for different solvents. Value of Kb, value of Kf is different for different solvents. For different solvents. और जैसे अपन ने पहले लिखा था वैसे अपन इसमें भी लिख सकते हैं, Kf is equal to होता है RTF, R अपन को पता है क्या है, TF square into M is molecular mass of the solvent, 1000 into delta H of fusion लिखेंगे क्योंकि अब हम इनको फ्रीज करेंगे तो दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, सो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन होता है, ठीक है ना, तो डेल्टा H ऑफ फ्यूजन। अब बिल्कुल वैसे ही अपन इसमें लिखेंगे डेल्टा TF विल बी इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी। अब मोलालिटी के लिए अपन कोई भी इक्वेशन लिख सकते हैं मोलालिटी का, जैसे अपन लिखते हैं डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू मोलालिटी होता है WB अपॉन MB मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W, ऐसे लिखना होता है, ये W है, ये अपन लिखते हैं, ये डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट होता है। तो अपन डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट में अपन चाहे तो कई क्वेश्चंस कर सकते हैं डिप्रेशन और फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, दैट वी कैन डिस्कस। ठीक है ना, अब इसमें जैसे वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करने थे वैसे ही सब्स्टिट्यूट कर सकते हो आप वैल्यूज, तो आप वो सेक्शन कंप्लीट कर लेना
ठीक है ना? तो आज अपन इतना ही पढ़ेंगे बेटा। मैं बंद कर रहा हूँ, हैं? अपन बाद में फिर ठीक है? मैं नेक्स्ट टाइम इसको ना या तो बड़ी क्लास लेके कंपनसेट कर दूँगा या मैं कभी और कंपनसेट कर दूँगा। अभी मैं बंद कर रहा हूँ। ठीक है? आप इसमें लास्ट सेक्शन छोड़ के बाकी सारा कर लेना। ठीक है? अभी मैं बंद कर रहा हूँ बेटा। ठीक है? तो मैं बंद कर रहा हूँ बेटा। चलो, टेक केयर। ठीक है? बंद कर दूँ? ठीक है बेटा। ठीक है केतन, कोई बात नहीं बेटा। आई विल नॉट टेक स्ट्रेस। मुझे इसलिए तो मैं तुम लोगों के साथ आ जाता हूँ, पढ़ा रहा हूँ। आई डोंट वांट टू टेक द स्ट्रेस, है ना? ठीक है बेटा, हैं? चलो फिर अपन मैं नेक्स्ट टाइम कॉम्पेंसेट कर दूँगा और बड़ी क्लास के बारे में मैं सोचूँगा, आपको लगा दूँगा। चलो बेटा, ओके बाय।